हेलो क्लास, वेलकम। वैसे कंक्लूजन मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ा था, बट आप लोग आई डोंट नो करेंगे खुद से या नहीं, तो मैं ही एक बार करवा देती हूँ। A growing anger against the colonial government was thus bringing together various groups and classes of India into a common struggle for freedom in the first half of the 20th century। जो colonial government थी उसके अगेंस्ट सबके दिलों में एंगर आ रहा था। हर क्लास ऑफ इंडियन, हर इंडियन एक्चुअली, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो पीजेंट हो, चाहे वो वकील हो, कुछ भी हो, उन सबको कुछ ना कुछ बुरे इफेक्ट झेलने पड़ रहे थे अंग्रेजी गवर्नमेंट के। तो वो सब के सब ग्रुप जो थे वो इकट्ठे होके आ रहे थे इन लोगों के अगेंस्ट स्ट्रगल करने के लिए, अंग्रेजों के अगेंस्ट स्ट्रगल करने के लिए। द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी ट्राइड टू चैनल पीपल्स ग्रीवेंसेस इन टू ऑर्गेनाइज मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस। जो कांग्रेस थी महात्मा गांधी के अंदर, उसने ट्राई किया लोगों के ग्रीवांसेस को बड़ा बड़ा मूवमेंट बना दे। कि जैसे सॉल्ट एक उनकी प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने सॉल्ट को लिया और सॉल्ट से मूवमेंट बना दी, दांडी मार्च बना दिया, है ना। थ्रू सच मूवमेंट्स द नेशनलिस्ट ट्राइड टू फोर्ज नेशनल यूनिटी। ऐसे मूवमेंट्स के साथ जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने नेशनल यूनिटी बनाने की सोची। बट एज वी हैव सीन डाइवर्स ग्रुप्स एंड क्लासेस पार्टिसिपेटेड इन दीज मूवमेंट एंड वेरिड एस्पिरेशन एंड एक्सपेक्टेशन। ये थ्रू सच मूवमेंट द नेशनलिस्ट ट्राइड टू फोर्ज अ नेशनल यूनिटी। ऐसे मूवमेंट्स के साथ जो देश के जो नेता थे वो चाहते थे जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग क्लासेस हैं, वो सारे मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें और उनमें एकता आए, देश में सब लोगों में एकता आए, यूनिटी आए, ठीक है। एज देयर ग्रीवेंसेस वर वाइड रेंजिंग, जैसे कि उनकी जो दुख थे, जो उनकी प्रॉब्लम्स थी वो काफ़ी बहुत ज़्यादा थी। पीजेंट्स की अलग प्रॉब्लम थी, बिजनेसमैन की अलग प्रॉब्लम थी, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल ऑल्सो मेंट डिफरेंट थिंग टू डिफरेंट पीपल। इसलिए जिसकी जो प्रॉब्लम थी वो फ्रीडम को उसी नज़रिए से देखता था। जैसे पुअर पीजेंट के लिए फ्रीडम क्या होगा? पुअर पीजेंट को लगता था कि मेरे लिए फ्रीडम ये है कि जब मैं अपना लैंड अपनी मर्जी से कल्टीवेट कर सकूँ, या फिर मेरे को लैंड के ऊपर पैसा ना देना पड़े, रेवेन्यू ना देना पड़े, टैक्स ना देना पड़े, तो मेरे लिए वो फ्रीडम है। बिजनेसमैन को लगा कि उसके लिए फ्रीडम वो है जब उसका सामान सही दामों पे बिक सके, ऐसे अंग्रेजी सरकार की वजह से हमें कोई डिसएडवांटेज नहीं हो, तो है। मतलब तो अलग अलग क्लास के लिए ये इंडिपेंडेंस का मतलब भी अलग अलग था। द कांग्रेस कॉन्टिन्यूसली अटेम्प्टेड टू रिजॉल्व डिफरेंसेस एंड इंश्योर दैट डिमांड ऑफ वन ग्रुप डिड नॉट एलियनेट द अदर। तो कांग्रेस कंटिन्यूसली ये सामंजस्य बिठाने की, मतलब ये एक कोऑर्डिनेशन बिठाने की कोशिश करती रही है कि भाई ऐसा ना हो कि पता चले एक ग्रुप के डिमांड के चक्कर में बाकी सारे ग्रुप्स रह गए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी भी एक ग्रुप को हावी नहीं होना देना चाहिए। तो वो क्या करते थे, कभी किसी ग्रुप को सपोर्ट करते थे, कभी किसी ग्रुप को सपोर्ट करते थे, कभी किसी को, मतलब ऐसे कभी शायद किसी को थोड़ा सा सपोर्ट करते थे बट खुल के सपोर्ट नहीं करते थे। ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वो अलग अलग सब लोगों का, मोस्टली सब लोगों को साथ लेके चलना चाहते थे। वो ऐसा नहीं करना चाहते थे कि कोई एलियनेट फील करे, बिल्कुल अलग थलग फील करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज प्रिसाइसली वाई द यूनिटी विद इन द मूवमेंट ऑफन ब्रोक डाउन। और इसकी वजह से क्या होता था, यूनिटी मूवमेंट की ब्रेक डाउन हो जाती थी। कैसे देखो, अब अगर जो लैंड लॉर्ड्स है, अगर हम उनको मूवमेंट में लाते हैं, अगर मान लो कांग्रेस लैंड लॉर्ड्स को मूवमेंट में लेके आती है, ठीक है, मूवमेंट में जोड़ती है, तो जो पीजेंट्स हैं वो पीछे हट जाएंगे, क्योंकि पीजेंट्स और लैंड लॉर्ड के बीच कोई बात नहीं बनती आपस में, है, तो पीजेंट्स हट जाएंगे बीच में से। अगर कांग्रेस पीजेंट्स को अपने साथ लाती है तो लैंड लॉर्ड्स हट जाएंगे। तो मतलब ऐसे रहता था। अगर वर्कर्स को कांग्रेस अपने साथ लेगी तो वर्कर्स के जो एम्प्लॉयर है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वो हट जाएंगे। अगर बिजनेसमैन को साथ में लेगी तो जो वर्कर्स है वो हट जाएंगे। मतलब तो ऐसा काउंटर होता रहता था इनका, और इसलिए वो एक यूनाइट भी नहीं हो पाए। द हाई पॉइंट ऑफ कांग्रेस एक्टिविटी एंड नेशनलिस्ट यूनिटी were followed by phase of disunity and inter conflict between the groups। जो एक टाइम पे हमारे पास अगर यूनिटी कभी आ भी जाती थी, जैसे मूवमेंट्स में, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इतनी यूनिटी आई, लेकिन जब वो मूवमेंट ख़त्म होता था तो उतनी ही बुरी तरह से डिसयूनिटी भी आती थी। मतलब जैसे कि पहले हिंदू मुस्लिम एकता थी जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इतना एब्रप्टली ख़त्म हुआ, मतलब बिना किसी को सब बताए या कुछ भी, किसी को
कॉन्फिडेंस मिली है कि उसने कांग्रेस में ही अलग अलग लोग कर दिए। एक तो कांग्रेस में ही 2 दल बना दिए, एक तो जो काउंसिल में पार्टिसिपेट करना चाहते थे और एक जो काउंसिल में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे, है ना। 2 दल बन गए थे, एक है ना स्वराज पार्टी और कांग्रेस पार्टी। और ऊपर से मुस्लिम्स को भी बिल्कुल अलग कर दिया उन्होंने कि मुस्लिम्स भी बिल्कुल अगेंस्ट हो गए, ठीक है। तो ये यूनाइटेड स्ट्रगल होता था, बट फिर एकदम से डिसयूनिटी भी आ जाती थी, क्योंकि वो एंड नहीं करना आता था किसी को भी कि ये मूवमेंट आखिर एंड कैसे होगा, किसी को संभालना नहीं आया एंड में क्या था। अब यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में दिया गया है। क्विट इंडिया मूवमेंट एक्चुअली इंडिया का लास्ट मूवमेंट था, मास मूवमेंट, मास स्ट्रगल में लास्ट मूवमेंट था। The failure of Cripps mission and the effects of World War II created widespread discontentment in India. This led Gandhi ji to launch a movement calling for complete withdrawal of the British from India. देखो जो क्रिप्स मिशन आया था, एक मिशन आया था जिसका नाम था क्रिप्स मिशन, इंडिया में आया था, और वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए काइंड ऑफ आया था, ठीक है। दिस लेड गांधी जी टू लॉन्च अ मूवमेंट कॉलिंग फॉर कंप्लीट विड्रॉल ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। ये जो मिशन आया था ये फेल हो गया था। ये जो भी करना चाह रहा था, मतलब इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देना चाह रहा था या जो भी, वो चीज़ हो नहीं पाई और उससे सब लोग अनसेटिस्फाइड थे। फिर से देखो हुआ क्या था, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन हार रहा था, ठीक है। ब्रिटेन की हार हो रही थी जर्मनी से हर जगह पे, ठीक है। और इंडिया वाले ब्रिटेन को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इंडिया वालों का मानना था कि हम कैसे सपोर्ट कर दें, हम तो खुद ही गुलाम हैं, तो ये पहले या तो हमें आज़ाद करो, नहीं तो हम सपोर्ट नहीं कर सकते। तो उन्हें ऐसा ये था, तो उन्होंने यहाँ पे सब लोगों को बोला हुआ था कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश सरकार को सपोर्ट तो चाहिए था, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि हम सपोर्ट दें उन्हें, इसलिए उन्होंने एक मिशन भेजा, क्रिप्स मिशन। उस क्रिप्स मिशन में उन्होंने कुछ चीज़ें रखी कि हाँ हम आपको ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, ऐसा करके बोला कि ये देंगे, ये देंगे, कि जब ये वॉर ख़त्म हो जाएगा तो हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। डोमिनियन मतलब पूर्ण स्वराज नहीं होता है, डोमिनियन का मतलब होता है कि हाँ आप अपना रूल अपने आप कर सकते हो, लेकिन क्वीन सबसे बड़ी रहेंगी, मतलब आप क्वीन के अंडर रहेंगे, ठीक है, लेकिन आप खुद से रूल बना सकते हो। जैसे स्टेट गवर्नमेंट होती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अंडर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के, वैसे ही कि इस देश की गवर्नमेंट तो होगी बट वो अंडर होगी ब्रिटेन की गवर्नमेंट के, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ के नेताओं ने उसे नहीं माना और क्रिप्स मिशन फेल हो गया। तो इससे क्या हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। दिस लेड गांधी जी टू लॉन्च अ मूवमेंट कॉलिंग फॉर कंप्लीट विड्रॉल ऑफ ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। इस चीज़ को सुनते ही गांधी जी ने क्या किया, क्रिप्स मिशन वाली बात को फेल होते देखते ही गांधी जी ने एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया जिसका नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट। द कांग्रेस वर्किंग कमेटी इन इट्स मीटिंग इन वार्धा ऑन 14 जुलाई 1942 passed the historic Quit India resolution demanding the immediate transfer of power to Indian and Quit India। कि उन्होंने तभी के तभी 8 अगस्त को ही एक रेजोल्यूशन पास कर दिया कि बस क्विट इंडिया, भाई अब बस भगा दो, इंडिया से निकाल दो, भारत छोड़ो, जैसे हिंदी में बोलते हैं भारत छोड़ो। तो भारत छोड़ो का नारा मिल गया था तब हमें, ठीक है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी endorsed the resolution which called for non-violent mass struggle on the widest possible scale throughout the country। इसमें नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल की अपील की गई लोगों के साथ कि भाई हम सब, पूरा देश अब अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पे मजबूर करेगा, उनका ये मानना था। इट वॉज दिस ओकेजन दैट गांधी जी डिलीवर्ड द फेमस डू और डाई स्पीच, जो उन्होंने अपनी करो या मरो की स्पीच दी थी, डू और डाई स्पीच, कि अब तो या तो हम भारत को आज़ाद करेंगे या हम मर जाएंगे, बस यही होगा। तो मतलब आर पार वाली सिचुएशन वाली उन्होंने करी थी। द कॉल फॉर क्विट इंडिया ऑलमोस्ट ब्रॉट द स्टेट मशीनरी टू स्टैंड स्टिल इन लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री एज पीपल वॉलंटरली थ्रू themselves into the थिक ऑफ द मूवमेंट। जो कंट्री थी वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आ गई थी, बिल्कुल रुक गई थी। हर कोई क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा था।
People observed हड़ताल, demonstration and procession were accompanied by national songs and slogans. जो लोग थे वो हर जगह पे हड़ताल कर रहे थे, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, रैलियाँ निकाल रहे थे, और उन रैली वगैरह में वो क्या क्या किया करते थे, जो नेशनल सॉन्ग्स थे, देश के सॉन्ग हैं, वंदे मातरम वगैरह, और जो देश का झंडा है या कोई ऐसे सिम्बल्स हैं, गांधी टोपी वगैरह, ऐसी चीज़ें वो यूज़ कर रहे थे. द मूवमेंट वॉज ट्रूली अ मास मूवमेंट विच ब्रॉट इन टू इट्स एम्बेट थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. ये एक मास मूवमेंट था. मास मूवमेंट मतलब जनता का मूवमेंट, जिसमें भारी मात्रा में जनता भाग लेती हो. तो जनता का मूवमेंट था जिसमें लाखों लोग आए, जैसे कि स्टूडेंट्स, जैसे कि वर्कर्स, पीजेंट्स, हर कोई आया. इट ऑल्सो सॉ द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लीडर, और काफ़ी एक्टिव लीडर भी इस टाइम में रहे थे इस मूवमेंट को चलाने में. कई लीडर्स का भी नाम है, वो है जैसे जयप्रकाश नारायण, अरुणा असफ अली, राम मनोहर लोहिया, एंड many women such as Matangini Hazira in Bengal, कनकलता बारुआ इन असम एंड रमा देवी इन उड़ीसा. ये 3 लेडीज़ हैं, और बाकी बहुत सारे लीडर्स के नाम आपको बताए. उसके बाद द ब्रिटिश रिस्पॉन्डेड विद मच फोर्स येट इट टुक मोर देन अ ईयर टू सप्रेस द मूवमेंट. लेकिन ब्रिटिशर ने ये मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगाई, और ये मूवमेंट आखिरकार ख़त्म कर दिया गया. लेकिन 1 साल तक तो उनको अपनी नानी याद आ गई थी बेसिकली. ठीक है, क्वेश्चंस तो मैं आपको साथ साथ करवा ही चुकी हूँ, तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चंस का. बट एक बार हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं थोड़े बहुत. वाई ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन कॉलोनीज इज लिंक्ड टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट. ग्रोथ ऑफ जो वो नेशनलिज्म है वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से क्यों जुड़ी है? इसका सीधा सा आंसर ये है. पहले तो क्वेश्चन समझिए कि जो भी नेशनलिज्म की फीलिंग है वो कॉलोनीज के अंदर एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल से ही क्यों आई है. वो इसलिए आई है क्योंकि एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल में ही लोगों ने रियलाइज़ किया कि हमारे साथ जो भी बुरा हो रहा है वो तो हमारे ऊपर जो हुक्म कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं. अदरवाइज़ बाकी सारा इंडिया तो सेम है. अदरवाइज़ बाकी सारे इंडिया के ऊपर तो सेम जुल्म हो रहे हैं, सेम वो टैक्स पे कर रहे हैं, सेम उनके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है. और ये बुरा व्यवहार कौन कर रहा है? जो बाहर से आए कॉलोनाइज़र हैं वो बुरा व्यवहार कर रहे हैं. मतलब अंग्रेज़ हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं. तो तब उन्हें ये फीलिंग डेवलप हुई कि हाँ, इनका भी हाल हमारे जैसा ही है, तो हम तो एक ही हुए, है ना. तो हम तो एक ही हुए. तो फिर पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, हर चीज़ फिर तो एक ही है ना. हर चीज़ मिलके फिर तो एक बन जाएगी. तो वहाँ से फिर एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का इसलिए नेशनलिज्म जगने लगा. हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का आपको वही मैंने लिखवाया था आपको आंसर कि जो फोर्स रिक्रूटमेंट करवाई गई, जो टैक्स, कस्टम टैक्स और ये सारे टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए जिसकी वजह से लोग परेशान हो गए, है ना. वो वाला है इसके अंदर. रॉलेट एक्ट, क्यों रॉलेट एक्ट पसंद नहीं था लोगों को? रॉलेट एक्ट इसलिए पसंद नहीं था बिकॉज रॉलेट एक्ट के अंदर किसी को भी, रॉलेट एक्ट के तहत किसी को भी बिना ट्रायल के जेल में डाला जा सकता था 2 साल के लिए. विदाउट एनी ट्रायल 2 साल के लिए जेल में डाला जा सकता था, जो कि एक बहुत ही सीरियस चीज़ है कि आप किसी भी लीडर को पकड़ के किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए पकड़ के उसको जेल में डाल सकते हो और कोई पूछने वाला नहीं है कि आपने उसको जेल में क्यों डाला. ठीक है, तो ये था. फिर गांधी जी डिसाइडेड टू विद्रॉ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. गांधी जी ने क्यों विद्रॉ किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? क्योंकि चोरी चोरा इंसिडेंट हो गया था. चोरी चोरा इंसिडेंट टुक प्लेस इन यूपी. नॉन वायलेंस का जो उनका एक फंडा था, जो नॉन वायलेंस का एक जो उनका प्रिंसिपल था वो वायलेट हो गया था. क्योंकि वायलेंस हो गया था, है ना, वो वायलेट हो गया, इसलिए उन्होंने मूवमेंट ख़त्म कर दिया. ठीक है. अब जलियांवाला बाग मैसेकर कैसा था? जलियांवाला बाग मैसेकर में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे फेयर के लिए, है ना. जो जलियांवाला बाग का वहाँ पे बैसाखी का फेयर था, वो फेयर के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे. कुछ लोग अपने लीडर के लिए भी आए हुए थे, है ना, सपोर्ट करने के लिए कुछ लोग.
फिर उस दिन उस टाइम पे कर्फ्यू लगा हुआ था वहाँ पर और लोगों को पता नहीं था कर्फ्यू के बारे में। और जो वहाँ के जो मिलिट्री लीडर थे जनरल डायर ने सारी एग्जिट ब्लॉक कर दी और लोगों के ऊपर विदाउट एनी मतलब वार्निंग या कुछ भी गोलियां बरसाना स्टार्ट कर दिया। ये था जलियांवाला हत्याकांड। जलियांवाला बाग में जितनी मतलब हज़ारों लोग मर गए। फिर साइमन कमीशन क्या था? साइमन कमीशन था जो कमीशन जिसमें जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखने के लिए आया था कि हाँ इंडिया में कैसा रूल होना चाहिए, कैसे रूल नहीं होने चाहिए। बट इंडिया के लोग इसके अगेंस्ट इसलिए थे क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन नहीं था, सारे के सारे विदेशी थे, सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे। तो कोई भी इंडियन ना होने की वजह से वो लोग इसके अगेंस्ट थे साइमन कमीशन। अब कंपेयर द इमेज ऑफ भारत माता टू द इमेज ऑफ, अच्छा चैप्टर 1 हमने नहीं किया, बट हाँ भारत माता वाला ये इमेज जो है आइकन है वो हमें क्या दिखाता है कि वो एक इमोशनल अपील है। एक्चुअली ये जो भारत माता का पूरा जो बनाने का जो एक मोटिव है वो क्या है कि एक इमोशनल कर देना आपको कि आपकी माता के साथ ऐसा किया जा रहा है, आपकी माता को ऐसा किया जा रहा है। तो वो एक काइंड ऑफ इमोशनल फील आपके अंदर जगाना कि देखो आपकी माता बेड़ियों में है, जकड़ी हुई है, उसको छुड़वाना है। तो वो एक इमोशनल अपील जगाने के लिए ऐसी चीज़ की जाती है। तो यहाँ पे आज आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है एंड ये हाफ ईयरली में आएगा। तो ध्यान से इसे पढ़िए और कोई डाउट है तो मुझे पूछिए।